कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? जहां तक F-35 की बात है, F-35 जो सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है, वो तो वहां पर भारत अपना खुद का एक सिक्स्थ जनरेशन या 5.5 जनरेशन कहते हैं, जो AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी बात। इंडिया जो है वो एक एरो इंडिया के नाम से एक बहुत बड़ी जो समझ रहे हैं कि शो हो रहा है इंडिया के अंदर। बेसिकली इसके मकसद क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि ये सिविल एम्बिशंस के लिए है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के मिलिट्री एम्बिशंस हैं वो डोमिनेट करेंगे इंडिया के सिविल एम्बिशंस पे इस एरो इंडिया शो में। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, सर? देखिए चीमा साहब, इस पे कई सारे एम्बिशंस मिल रहे हैं, जहां तक मेरा आइडिया है या जहां तक मैं इसको एनालिसिस करता हूं। तो ये 14th एडिशन है एरो इंडिया का, और 1996 से शुरू होकर अभी तक जो चल रहा है। तो पहले जब एक सिर्फ एक एयर शो होता था, मतलब सिर्फ जो जैसे नॉर्मल एयर शोज होते हैं, तो उस वहां से स्टार्ट करके एयर शो से लेकर आज शो ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ गया है। मतलब शो ऑफ स्ट्रेंथ इन द सेंस, आप अगर इसकी जरा डिटेल्स देखें, कितने लोग हैं, क्या है पार्टिसिपेंट, दैट इटसेल्फ इज टेल्स द स्टोरी। इसमें तकरीबन 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 32 डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट आ रहे हैं, 29 एयर चीफ आ रहे हैं, और 811 जो है पेविलियंस लगे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 100 से ऊपर फॉरेनर्स हैं, बाकी इंडियंस भी। तो इतने बड़ा एक स्केल पे हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो वो है। तो इंडिया जहां तक है, इंडिया इसको मेरे ख्याल से 3 भागों में अगर देखें जाए, तो वी आर लुकिंग एट डेफिनेटली बिजनेस। देयर इज नो डाउट कि एक बिजनेस, जैसे आपने वो सिविल हो या इंडस्ट्री को लेकर आना, तो एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है डिफेंस पार्टनर्स का, मतलब हम अपना जो एयरक्राफ्ट है, जैसे तेजस LCA है, ये सब चीजों का, और बाहर से जो जो पार्टनर्स बनाने का एक अटेम्प्ट भी होता है, ऐसे एरो इंडिया का एक, ये जो इस पर्टिकुलर एयर शो का। और तीसरा एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग होती है, वो भी इसमें है। अगर मैं एक एक को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले तो बिजनेस का मैंने बता ही दिया कि 800 से ऊपर यहाँ पर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तकरीबन 251 MOU साइन होने की बात चल रही है। और इस एयर शो में डिफेंस मिनिस्टर्स का एक कॉन्क्लेव चल रहा है। 75 CEOs, जो बड़े कंपनीज के CEOs हैं, वो आए हुए हैं, तो उनका अलग कॉन्क्लेव चल रहा है। और जो एयर शो है वो अपना अपने तरीके से चल रहा है। तो ये जब इस एयर शो में बिजनेस में तकरीबन 251 के आसपास MOU साइन होने का बात है, जिसमें अबाउट 75,000 करोड़ का वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस विल टेक प्लेस। दैट इज द बिजनेस एंड ऑफ इट। और उसमें हमारे जो एयरक्राफ्ट है, तेजस हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, ALH हो, बाकी सब, उनका भी बिजनेस का बात चल रही है कि कुछ एक कंट्रीज है जो उनको लेने के लिए आगे आए हैं। नाउ सेकंड कम टू द डिफेंस पार्टनरशिप की जो बात है। तो डिफेंस पार्टनरशिप की अगर बात हम करें, तो द प्रेजेंस ऑफ 32 डिफेंस मिनिस्टर्स और 29 एयर चीफ अपने आप में एक डिफेंस डिप्लोमेसी की एक सक्सेस दिखाती है। इतने सारे लोग आए, इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही US की तरफ से एक सबसे बड़ा कंटिजेंट इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो एक डिफेंस पार्टनरशिप वहां पर भी है, और हर कंट्री का अपना जो शो करना चाहता है, जो अपना एयर पावर दिखाना चाहता है, वो यहां पर आया हुआ है। तो जिस कंट्री के साथ में हमारे से फॉर एग्जांपल तेजस के लिए अर्जेंटीना हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे UAE हो, इन सब कंट्रीज ने तेजस, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको लेने के लिए भी किया। तो लाइक माइंडेड फ्रेंडली फॉरेन नेशंस से एक डिफेंस पार्टनरशिप का भी एक ये जरिया बनता है। और तीसरी जो मैं कह रहा था स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग की बात है, उसका मैंने जिक्र जरूर किया था कि US का सबसे बड़ा एक कंटिजेंट आया है। साथ में ही F-35 जो सबसे सुपरसोनिक, लेटेस्ट सुपरसोनिक है, उनका प्रेजेंस, उनका आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मान्यता रखता है। और साथ में ही जो बॉम्बर्स थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो भी उड़ के आज वहां पर लैंड किए हैं इंडिया में, इस पर्टिकुलर एयर शो में। तो अमेरिका ने इस एयर शो को बहुत गंभीरता से लिया, साथ में UK और बाकी सारे यूरोपियन यूनियन सही है। लेकिन ये एक पोस्चरिंग जो है, ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो भी साथ में चल। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एम्बिशंस है, बिजनेस एम्बिशंस भी हैं, डिफेंस एम्बिशंस भी हैं, और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं। इन सबका एक मिली जुली जो एक फाइनल आउटकम है ये एरो इंडिया शो 2023। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? क्योंकि ख़ास तौर पे देखा ये जा रहा है कि जब से जेट स्क्रैम्बलिंग हुई 2019 में, इंडिया मैसिवली जो है वो जैसे
गया वहाँ पे राफेल लिए। सो आप इसको कैसे देखते हैं? सुनने में यही आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही, डील नहीं हो पा रही, या वो पता नहीं वो इसी वजह से इंडिया को जो है वो राफेल लेना पड़ा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और सुनने में आया कि पहली दफा राफेल जो है दैट इज इन राफेल कह रहा हूँ F-35 इज इन इंडिया इन दिस एयर शो। सर देखिए चीमा साहब, इंडिया और यूएस का आपने जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है और हमने काफी सारे उनसे लिए भी हैं। उसका एक और भी एग्जांपल जैसे है अभी जो अपाचेज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, इन सब चीजों का इंडिया और यूएस के बीच में पार्टनरशिप है। जहां तक फाइटर्स का बात है, अभी तक हमने यूएस से कोई फाइटर्स लिए नहीं है। और जहां तक F-35 की बात है, F-35 जो सिक्स्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है वो, तो वहां पर भारत अपना खुद का एक सिक्स्थ जनरेशन या 5.5 जनरेशन कहते हैं जो AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी बात चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपना F-35 को मेरे अभी तक, क्योंकि मैं एक प्योर एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर कर रहा हूँ, एक F-35 का ना इंडिया ने कोई मांग की है कि हमें ये चाहिए, और ना मेरे ख्याल से F-35 यूएस भी ऑफर करेंगे, क्योंकि यूएस का भी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि इंडिया का वी आर नॉट लुकिंग एट F-35, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है और हम उस तरफ से बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत कोशिश कर रहा है कि एक AMCA का जो एडवांस, जैसे भी LCA आया है, इसी का एडवांस वर्जन का जो जब AMCA आएगा तो वो इंडिया आई थिंक इज फोकसिंग ऑन दैट आज की तारीख में। तो F-35 इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जहां तक एयरफोर्स की बात है। अच्छा कल साहब, जिस तरह मैं आपने बताया, मैंने भी इसमें पढ़ा कि जो यूएस का जो डेलीगेशन है वो तकरीबन 27 साल एयर शो की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेलीगेशन जो है वो आया। आप क्या समझते हैं कि दी अमेरिकन जो है, पर्टिकुलरली अगर रिसेंटली आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब भी गए हुए थे अमेरिका। सो यही बात मेन की जा रही है कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया की रिलायंस ऑन रशिया के ऊपर कम हो। इस सारी आज की इस एयर शो में रशिया का कोई जिक्र नहीं कर रहा, बट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यूएस यूएस यूएस, सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, बोइंग की बात हो रही है, एयरबस की बात हो रही है, रशिया का कोई जिक्र नहीं। सो ये जो चीज है, आप समझ रहे हैं कि स्लोली स्लोली इंडिया जो है वो रशिया से पीछे हटेगा। नॉट के वो शो भी नहीं होगा, लेकिन वो जारी बात है, आपने ताल्लुक खत्म तो नहीं करना होता, लेकिन आपने किसी और से ताल्लुक बढ़ा लेना होता है। डू यू थिंक कि ये चीज है? क्योंकि रशिया का कोई नाम नहीं ले रहा आज सारे, और अगर रशिया का नाम ले भी रहे हैं इंडिया में तो वो इसी सेंस में ले रहे हैं कि हमने तेल ले लिया $25 अरब का और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें फायदा है। सो आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज? देखिए मेरा ये मानना चाहिए साहब, हम रशिया से कहीं दूर नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज इंडिया में विद फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर, हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखने में बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। तो जैसे आपने अजीत डोवल साहब का कहा था, वो यूएस में गए थे और वहां पर उनका एक ICET करके जो एक टेक्नोलॉजी का, वो वहां पर उसके बारे में भी बात हुआ करके आया था कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में वहां पर किया था। और उसमें अमेरिका में DRDO के चीफ आया था, हमारे ISRO के चीफ गए थे, और जो प्रिंसिपल एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं या रक्षा मंत्री हैं, साइंटिफिक एडवाइस, वो भी गए थे। तो पूरे जो हमारी फोकस है वो AI और उस सब चीजों में है, एविएशन के बारे में है, एरोस्पेस के बारे में है, विद यूएस और उन सब का जो चल रहा है, उसी का एक भाग है कि यूएस का एक इतना बड़ा डेलीगेशन आना। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हैं और बहुत पुराने हैं, और बहुत ज्यादा इस तरह के हैं जिन्होंने एक जब मुश्किल वक्त में साथ दिया हुआ एक दोस्त है। तो उस तरह का कभी भी, चाहे जितना भी प्रेशर आया, आपने देखा कितनी बड़ी प्रेशर थी भारत के ऊपर उनसे तेल ना लेने की, और आज के तारीख में तकरीबन 30% जो भारत का तेल आ रहा है वो रशिया से ही आ रहा है। इनफैक्ट देयर आर आल्सो डिस्कशंस दैट रशिया का तेल यहाँ पर आ रहा है और उसको हम कन्वर्ट करके वापस यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं। ये सब चीजें चल रहा है। तो इन अ वे रशिया को हेल्प करने की काफी सारे लोगों का, और ये हमारे स्टेचर आज भारत का ये है कि अमेरिका ने भी माना है कि नहीं, रशिया के ऊपर ये जो क्रूड ऑयल का है वो इंडिया का डिपेंडेंसी रहेगा, वो करेंगे जो करना है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से उसका लेटेस्ट एक और एग्जांपल, जैसे आपने सही बताया कि जो एयरबस का और जो बोइंग का जो डील साइन हुआ है, तो वहां पे भी इतना बड़ा एक जियो इकोनॉमिक डील है वो, इट्स प्योरली, देखा जाए तो 470 के आसपास एयरबसेस या एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, बट उससे ज्यादा
कितनी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, $85 बिलियन का एक डील है ये, दोनों डील। एंड उसमें आपने देखी होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोगों का काम बढ़ेगा। इसी तरह से ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है, उन्होंने भी कहा है। तो मेरे ख्याल से आज के तारीख में चाहे वो रशिया हो, चाहे वो भारत, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे बाकी सारे कंट्रीज, उनको पता है कि भारत इज द इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर, और भारत इज समथिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर एनी मोर। तो मेरे ख्याल से उनको ये चीजें वो समझ में आई है, और इसी को भारत ने हर जो कंट्रीज के साथ में उसका रिलेशन बरकरार रखने में आई थिंक अभी तक बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो हम रशिया से कहीं पीछे नहीं गए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कल साहब, एक बात बड़ी तनकीद आ रही है इंडिया के ऊपर, और वो ये आ रही है कि इंडिया जो है ना, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ते पीछा चौड़। इट मीन्स कि बहुत तेजी से आगे जा रहा है, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें रह गई हैं। फॉर एग्जांपल 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है, पैसा जो है वो लगना कहीं और चाहिए, लग कहीं और रहा है। डिफेंस, ग्लिटरिंग चीजें, 500 जी बोइंग आ रहा है, जो कि सारी बात है इंडिया की नीड्स हैं। ये नहीं है कि हर मुल्क को अपनी आपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए देखना है, लेकिन जो मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए कहा जा रहा है कि वहां से पैसा निकाल के तो इन चीजों में डाला जा रहा है। डू यू थिंक इस पे कभी बात होती है? क्योंकि अभी तो जो बात हो रही है वो जैसे पाकिस्तान है, मैं आई वोंट टॉक एनीबॉडी एल्स, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। हमें जो बड़ा खतरा है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से नहीं है, वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट सारा आपको पता है। आप क्या समझते हैं, इंडिया क्या ये डिफेंस में इतना ज्यादा जा जाके कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से पीछे तो नहीं हट रहा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज नॉट 400 मिलियन पीपल इन इंडिया बट 1 बिलियन पीपल। जो बिलियन है वो मैटर करते हैं, 400 भी मैटर करते हैं। ये बड़ी तनकीद हो रही है। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो इमर्जिंग नीड्स हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, एक चीज हमारे जो भारत में एक सही चीज हुआ है, और चाहे वो पंडित नेहरू के टाइम से ही हुआ है, ये मैं मानता हूं कि 1947 से हमारा जब जिस डायरेक्शन में हम लोग चलना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन उनका एक मकसद जरूर था कि डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें कोई शक नहीं। तो डिफेंस जो है वो बाद में आता था। डिफेंस कई बार मालूम है कि आप जो नेशन पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनके साथ में प्रॉब्लम्स आए, तो ऐसा है नहीं है कि हम डिफेंस को टोटली नजरअंदाज कर दें, लेकिन हर पॉलिटिकल लीडर का हमेशा ये रहा है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, इन सब का एक डेवलपमेंट होना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर ले आने की कोशिश की जाती है और लगातार आया है, उसी का फल है ये चीमा साहब। आज के तारीख में यहाँ पे भारत में करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी से अटके ऊपर अपर मिडिल क्लास में आए, और मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ चल रहा है। आप अगर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें, कितना ज्यादा परिवर्तन आज भारत में हुआ है। अगर आप एजुकेशन की क्वालिटी देखें, 27% लोग से सिर्फ इलिटरेट जब 1947 में, आज वो 80% से ऊपर हो गए। चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जैसे ना, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत मामूली सी चीजें, लेकिन वो जो बोलते हैं कि शौचालय या लैट्रिन्स फॉर ऑल, वो आज हमारे जब गांव में जाते हैं तो लोगों के पास बाथरूम्स नहीं थे, उन्होंने वो बनवाया। लोगों को जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर लगातार फोकस है, उसमें कोई शक नहीं है, और उसी की वजह से भारत ग्रो कर रहा है। अगर आपने जैसे बोला, अगर हम सिर्फ 400 मिलियन या इवन 200 मिलियन लोगों को कॉन्सेंट्रेट करते तो भारत वहां नहीं पहुंचता। आज की तारीख में जो भारत का जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में उससे भी कम उम्र के लोग हैं, यंगस्टर्स ज्यादा है। भारत में भी यंगस्टर्स 28 है, और चाइना में 39 ईयर्स है एवरेज एज। तो एक बहुत बड़ा एस्पिरेशनल इंडिया है यहाँ पर, और उसको आप दबा के नहीं रख सकते। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, उनकी पढ़ाई का भी, उनके लिए जो स्टार्टअप का है, ये सब चीजें एक साथ चल रहा है, और उसी का भाग है ये जो बिग कंपनीज है कमिंग, क्योंकि मार्केट है। आज हम इंडिया इज द बिगेस्ट, लार्जेस्ट मोबाइल यूजर्स, लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंटरनेट, ये सब भारत में है। तो ये कहना कि हमने डिफेंस को प्रायोरिटी दी है, एज ए सोल्जर मैं जरूर कहूंगा कि जितना शायद देना चाहिए था शायद उतना नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज डेवलपमेंट में उसमें मेरे को कोई वो नहीं है, शिकवा नहीं है कि क्यों नहीं दिया। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को जो बेसिक नीड्स है उसको देना है, उसको देख के ही शक्ति, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। सिक्योरिटी कैन नॉट कम विदाउट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कैन नॉट कम विदाउट सिक्योरिटी। तो इसको बैलेंसिंग करते हुए मेरे ख्याल से भारत आगे बढ़ रहा है, और उसी का फल है कि आज पूरा विश्व में पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया।
बिल्कुल, आखिरी एक सवाल करूंगा कर्नल साहब, और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया अगले 2 सालों में तकरीबन 1500 से 1700 एयरक्राफ्ट जो है उसके ऑर्डर्स देने जा रहा है, और अभी भी ये जो 500 का ऑर्डर दिया है, आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया जिसे वो कहते हैं मिडल ईस्ट मॉडल क्रिएट करना चाहता है, कि जिस तरह कतर, यूएई और बाकी जो हैं वो अबू धाबी वगैरह, वो एविएशन में बड़ा उनका नाम है, क्या इंडिया ये समझता है कि अपने इंडिया के जो एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स होंगे उससे एक एक सॉफ्ट पावर बिल्ड होगी, कि जैसे फॉर एग्जांपल जी हम कहते हैं जी इत्तेहाद पे जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, तो इंडिया ये भी एक डायरेक्शन है इंडिया की। डू यू थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ नरेंद्र मोदी, कि जैसे एयर इंडिया को जो है वो लेट्स से हम ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट जाएं, अमेरिका जाएं, तो वो अपने कैरियर को एज ए जिसे कहते हैं ना एज ए सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करना है। डू यू थिंक ये इसलिए हो रहा है, ये जरूरत है, या कि इट्स आल्सो टू गेट अ लिवरेज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल? चीमा साहब, जहां तक, क्योंकि प्योरली मेरा इंटरप्रिटेशन जो है किस तरह से, खासतौर पे एविएशन का जो है, मैंने जहां तक सुना है कि जो हवाई में जाने वाले हवाई चप्पल पहन के जाना चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भारत में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी जो बताया उन्होंने, उसको उनका कहने का मतलब है कि जो कॉमन मैन है, जो साधारण लोग हैं, उसको भी एयरक्राफ्ट में या जो एविएशन में है उसका फायदा होना चाहिए, और उसको उसमें जाने का मौका मिलना चाहिए, उसको एफोर्डेबल होना चाहिए। तो इसी के वजह से भारत का इस पर्टिकुलर पीरियड में, लास्ट 4-5 इयर्स में 75 न्यू एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग हेलीपैड्स और वो सब आए हैं भारत में। तो भारत का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर अभी भी हेलीपैड